Hello students, once again welcome back to the channel. So we are back again with the new video for class 10 IT 402, and in this video we are going to discuss the topic from the unit database management system using LibreOffice base. Our total topic is perform the operations on the table, और इसके अंदर जो हम concepts आज पढ़ने वाले हैं different operations on the table like insertion, editing, deletion and sorting the data in the table. इसके अलावा हम पढ़ेंगे about the concept of referential integrity, creating and editing different types of relationship on the table, and we will also learn about the field properties. So let us learn these concepts one by one. सबसे पहले स्टूडेंट्स टॉपिक है इंसर्टिंग द डेटा इन द टेबल. अब लास्ट वीडियो में आपने देखा था कैसे हम टेबल को क्रिएट करते हैं. या तो हम टेबल को डिजाइन व्यू से क्रिएट कर सकते हैं या विजार्ड से क्रिएट कर सकते हैं. दोनों ही मेथड से जब आप टेबल क्रिएट करेंगे तो आपने डेटा को इंसर्ट कैसे करना है. सबसे पहले उसके लिए आपको टेबल को ओपन करना पड़ेगा. तो टेबल को ओपन करने के लिए जहां आपकी टेबल बनी है या तो आप उस पर डबल क्लिक कर दो या फिर राइट क्लिक करके आप ओपन ऑप्शन पे क्लिक कर दो. आपकी टेबल ओपन हो गई. इसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे ही आपकी टेबल ओपन होगी आपको ऊपर के फील्ड के नाम दिखा देगा, यानी कि आपके टेबल के कॉलम के नाम दिखा देगा और पहले कॉलम के पहले सेल में कर्सर आपको शो होगा. वहां पे आप डेटा डालना एंटर कर सकते हो और एक सेल से दूसरे सेल में जाना है या एक रो से दूसरी रो पे आपको जाना है तो यू कैन मेक यूज ऑफ द टैब की फॉर दैट पर्पस टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं. इसके लिए हम यहाँ से ओपन करेंगे अपने लिब्रे ऑफिस बेस को. तो यहाँ आते हैं अपने लिब्रे ऑफिस बेस पे. ठीक है, यहाँ से हमने इसको ओपन किया. अब हम एक नया डेटाबेस यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं. नेक्स्ट हमने किया और यहाँ पे हमने कर दिया इसको फिनिश. ठीक है, अब सपोज यहाँ से मैं कर रही हूँ क्लास 10 IT 402, इस नाम से हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया. ठीक है, अब आपको यहाँ पे 4 डेटाबेस ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, टेबल, क्वेरी, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स. हमने यहाँ पे टेबल क्रिएट करनी है. हमने कहा क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू. तो मैं एक बार दोबारा से इसको क्रिएट कर रही हूँ यूजिंग द डिजाइन व्यू. सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया रोल नंबर. ठीक है, और इसका जो फील्ड टाइप है वो हमने क्या दे दिया, इसको हम दे देते हैं सपोज नंबर. ठीक है, फिर हमने यहाँ पे ले लिया स्टूडेंट का नेम एस नेम और हमने यहाँ पे ले ली उसकी क्लास. ठीक है, ये हमने यहाँ से ले लिया इसको नंबर और हम इसे यहाँ से सेव कर देते हैं एंड वी गिव इट द नेम एज स्टूडेंट. ठीक है, तो ये हमारी टेबल बनी. हमें इसमें प्राइमरी की बनाना चाहिए तो हमने क्या किया, राइट क्लिक करके रोल नंबर को हमने प्राइमरी की सेट कर दिया. आई होप दिस इज क्लियर. अभी हमने लेकिन स्टूडेंट सिर्फ क्या किया है, अभी हमने इसके अंदर सिर्फ फील्ड्स के नाम दिए हैं और उनका डेटा टाइप दिया. ठीक है, तो इस केस में और हमने टेबल का नाम दे दिया स्टूडेंट. तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो स्टूडेंट नाम का टेबल आपके सामने आ चुका है. या तो मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन कर सकती हूँ, एक बार हमने इसको दोबारा से क्लोज किया, या फिर हम राइट क्लिक करके और यहाँ पे ओपन ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो टेबल है वो ओपन हो जाएगा. अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, कर्सर इज ब्लिंकिंग इन द फर्स्ट सेल. तो यहाँ पे आप वैल्यू डाल दो रोल नंबर 1. अब मुझे नेक्स्ट कॉलम में जाना है एस नेम. आई विल प्रेस द टैब की. मैंने यहाँ पे डाला स्नेहा और फिर यहाँ पे मुझे क्लास डालनी है. सपोज मैंने क्लास डाल दी 12. ठीक है, तो आई कैन मेक यूज ऑफ द एरो कीज ऑल्सो फॉर दैट पर्पज. सपोज मैंने 2 लिखा रोल नंबर और मैंने यहाँ पे लिखा नेहा और क्लास लिखी 11. तो आप टैब की से भी जा सकते हैं नेक्स्ट सेल में या फिर आप राइट एरो की का भी यूज कर सकते हो या लेफ्ट का भी यूज कर सकते हो टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब हमने इसमें कितने रिकॉर्ड्स डाल दिए, 2 रिकॉर्ड्स डाल दिए, यानी कि रोज डाल दी. एक ये वाली रो हो गई, एक ये वाली रो हो गई और कॉलम आपके रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और क्लास. यहाँ से आपने इसे सेव किया. अब हम इसे क्या करते हैं, क्लोज. ये तो हुआ इंसर्टिंग द रिकॉर्ड इन द टेबल, कैसे हमने रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है. दूसरी चीज जो हमें ये समझा रहा है दैट इज हाउ टू डिलीट द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल. लेकिन डिलीट से पहले अगर हमने उसमें चेंजेस करने हैं तो वो समझते हैं. अगर मान लो आपने इसमें कोई भी रिकॉर्ड डाला, अब आप उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हो तो सिंपली आप क्या करेंगे, यू विल प्लेस द कर्सर ऑन दैट फील्ड वैल्यू. कर्सर को रखोगे वहां पे, माउस से क्लिक करोगे या कर्सर को सिंपली प्लेस करोगे कर्सर को एंड वहां पे नई वैल्यू आप एंटर कर लोगे. इसके अलावा यहाँ पे एक एडिट का आइकन आता है जिसमें आप चेंजेस कर रहे हैं. जब तक आप उसमें चेंजेस कर रहे हैं आपको शो होता है, जब आप उसे सेव कर देते हैं तो वो आइकन आपका शो नहीं होता. अब वहां से आपको बाहर आना है या चेंजेस आपके रिकॉर्ड आपके सेव हो चुके हैं तो आप एस्केप की को प्रेस कर सकते हो अगर आपने जो करेक्शंस आपने करी हैं वो कैंसिल करनी है या सेव करने के बाद आपको वहां से वापस आना है तो. ठीक है, अब इसके लिए पहले हम जाते हैं अपने ओपन ऑफिस बेस पे और यहाँ पे सपोज मैंने स्टूडेंट नाम का जो टेबल है वो दोबारा से ओपन किया और इस केस में मुझे सपोज नेहा का नेम चेंज करना है. तो मैं माउस से मैंने यहाँ पे क्लिक किया सिंपली और मैं यहाँ पे कर देती हूँ प्रीति. ठीक है, मैं टैब से भी आ सकती हूँ, टैब से मैं ऊपर भी जा सकती हूँ. यहाँ पे मैंने क्लास को चेंज करके कर दिया 10. ठीक है, तो जब तक मैं इसके अंदर चेंजेस कर रही हूँ
तो ये आपको यहाँ पेंसिल शो हो रही है इस तरह से, ठीक है, अंडरस्टूड दिस थिंग। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके भी चेंजेस कर सकती हूँ, या फिर क्या कर सकते हो आप टैब के थ्रू मूव करके भी आपका कर्सर जहाँ पे आ जाए वहाँ पे आप न्यू वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब मुझे यहाँ करेक्शंस मेरी हो चुकी हैं, तो आई विल प्रेस द एस्केप की, तो ये काम हो गया मेरा, बस ये आपकी एडिटिंग हो गई। आपने इसे यहाँ से क्या कर देना है, क्लोज। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमारी है स्टूडेंट्स, दैट इज डिलीटिंग द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। यानी कि टेबल में से अगर आपको रोज को डिलीट करना है तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे जिसको आपको डिलीट करना है, ठीक है। जैसे कि हमने फर्स्ट रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर लिया, देन आपने कीबोर्ड से या तो डेल की को प्रेस कर देना है या फिर राइट क्लिक करके डिलीट रिकॉर्ड ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। और डिलीट रोज ऑप्शन को भी आप चूज कर सकते हो, तो उससे वो आपसे कंफर्मेशन मांगेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, आपने वहाँ पे क्या कर देना है, यस, ठीक है। आपके पास एडिट मेन्यू के अंदर भी डिलीट रिकॉर्ड का ऑप्शन होता है, आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसे ही आप यस बटन पे क्लिक करेंगे उसको कंफर्म हो गया कि आपको डिलीट करना है, आपका वो रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। अगेन स्टूडेंट टेबल में हम गए, मेरे पास क्या ऑप्शन है, या तो मैं इसको सेलेक्ट करूँ, राइट क्लिक करूँ एंड आई क्लिक ऑन द डिलीट रोज ऑप्शन, या फिर सपोज मुझे इस 10 को यहाँ से हटाना है, इस सेल पे आए एंड आई प्रेस द बैकस्पेस की, इस डेटा को अगर मुझे डिलीट करना है, या फिर आपने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके आप डिलीट की को प्रेस कर दो, सेलेक्ट करके डिलीट की को प्रेस कर दो, और अगर आपने नॉर्मली डिलीट करना है तो बैकस्पेस की को भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब एडिट मेन्यू में आपके पास क्या है, डिलीट रिकॉर्ड का ऑप्शन है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, आपने यहाँ से कर दिया यस, ऐसे बोला डिलीट द सिलेक्टेड डेटा, हमने कह दिया यस। अभी मैंने इसको वापस से क्या कर दिया, अंडू कर दिया, ओके, यहाँ ये डिलीट हो चुका है। और आपके पास दूसरा मेथड है, राइट क्लिक करके यहाँ से हम डिलीट रोज पे भी जा सकते हैं, ठीक है। और अंडू करना है तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है अंडू डेटा एंट्री, ठीक है, ठीक है। लेकिन जो रिकॉर्ड एक बार डिलीट हो गया वो आपका परमानेंटली डिलीट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, उस पर फिर आपका कंट्रोल जेड काम नहीं कर रहा है, राइट। तो इस तरह से हमने अपने रिकॉर्ड को डिलीट किया। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, विच इज आर सॉर्टिंग द डेटा इन द टेबल। अब टेबल के अंदर अगर हमें डेटा को सॉर्ट करना है, सॉर्टिंग का मतलब क्या है, अरेंज करना है या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसे ही हम सॉर्टिंग कह रहे हैं। तो ये करने के लिए आपने अपने टेबल को ओपन करना है और उस पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करना है जिसको आपको सॉर्ट करना है, ठीक है। आपके पास टूल बार में भी ऑप्शन होता है, स्टैंडर्ड टूल बार में सॉर्ट असेंडिंग का आइकन होता है और सॉर्ट डिसेंडिंग का होता है। आप जिस भी के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहते हैं आप उसे चूज कर सकते हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो टेबल है उस कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको कई बार जो टेबल को सॉर्ट करना होता है वो एक से ज़्यादा फील्ड के बेसिस पे करना पड़ता है, कि एक से ज़्यादा कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, तो उसके लिए आपके पास सॉर्ट आइकन होता है टूल बार इस तरह से, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। जो भी आपको फील्ड लेनी है, जो भी आपको उसकी वैल्यू सॉर्ट करनी है वो आप चूज करो, किस तरह से सॉर्ट करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग वो आप चूज करो एंड देन क्लिक ऑन द ओके बटन। चलिए हम इसे अब प्रैक्टिकली समझते हैं कैसे करना है। दिस इज माई टेबल स्टूडेंट, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक, मेरे पास एक ही रिकॉर्ड है, मैं यहाँ पे कुछ और रिकॉर्ड डाल देती हूँ। सपोज मैंने कह दिया 3 और यहाँ पे हमने कह दिया नेहा, क्लास कर दी 11, फिर हम यहाँ कर देते हैं सपोज 6 और यहाँ हमने कह दिया हीना और क्लास कह दी 10th और यहाँ पे हम डाल देते हैं 1, फिर हमने यहाँ डाल दिया हरीश एंड हमारी जो क्लास है सपोज 10, ठीक है। सपोज मुझे रोल नंबर के अकॉर्डिंग डेटा को सॉर्ट करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से आई जस्ट गो टू दिस ऑप्शन सॉर्ट असेंडिंग या फिर सॉर्ट डिसेंडिंग, ठीक है। अदरवाइज आपके पास यहाँ पे डेटा मेन्यू के अंदर भी ऑप्शन है सॉर्ट असेंडिंग और सॉर्ट डिसेंडिंग, ठीक है। सपोज मैंने इसको कहा सॉर्ट असेंडिंग, डू यू वॉन्ट टू सेव द चेंजेस, यस। तो अब देखो 1 जो है ये मेरा क्या हुआ, आगे आ गया, मतलब ऊपर आ गया, देन 2 देन 3 देन 6 और 1 का नेम हरीश था, क्लास उसकी 10 थी, वो डेटा भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है ना। अब अगर मैं इसी को करूँ सॉर्ट डिसेंडिंग, तो मैं डाटा में गई और यहाँ से ऐसे सॉर्ट डिसेंडिंग एंड आई क्लिक ऑन यस, तो रोल नंबर के अकॉर्डिंग मेरा बाकी डेटा भी सॉर्ट हो गया। अब दोबारा आप इसमें देख सकते हो, आप इसको किसी और फील्ड पे भी ले सकते हो। सपोज मुझे क्लास के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, तो आपने सिंपली यहाँ से क्या करना है, आप यहाँ से भी जा सकते हैं, हमने कह दिया सॉर्ट असेंडिंग, तो इसमें 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो पहले आ गए, ठीक है ना, और फिर 11th क्लास के स्टूडेंट्स आ गए, उसके अकॉर्डिंग आपके रोल नंबर्स भी चेंज हो गए और आपके नेम भी चेंज हो गए, ठीक है ना।
इसके लिए और इसके अलावा हमारे पास क्या है, जैसे ये है हमारे पास, यहाँ पे नेम था आपका सपोज स्नेहा, ठीक है। और मान लीजिए आपके पास ये वाला जो ऑप्शन है, दैट इज सपोज मैं रोल नंबर पे जाती हूँ या नेम पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सॉर्ट का ऑप्शन है टूल बार में। इससे क्या कहा, फील्ड नेम आप चूज करो, फील्ड नेम कौन कौन सी, क्लास आपको कौन से ऑर्डर में चाहिए, असेंडिंग में, एंड देन उसके बाद क्या चाहिए आपको, क्लास, सपोज मुझे उसके बाद चाहिए रोल नंबर, असेंडिंग में चाहिए, एंड देन क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए नेम, और मुझे असेंडिंग में चाहिए, यहाँ से कर दो इसको ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह से आपके बने हुए फील्ड्स उस ऑर्डर में आएंगे, रोल नंबर आपको असेंडिंग में चाहिए, फिर आपका नेम असेंडिंग में हो गया, फिर आपकी क्लास असेंडिंग में हो गई, ठीक है। अंडरस्टूड दिस थिंग। तो इस तरह से आप इसकी सॉर्टिंग कर सकते हो, ठीक है ना। मल्टीपल फील्ड्स पे आप करना चाहें तो भी आप इस तरह से कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी पढ़ा था, समटाइम्स वी नीड टू सॉर्ट द टेबल बेस्ड ऑन मोर देन वन फील्ड, तो वहाँ पे आपका सॉर्ट का आइकन होता है स्टैंडर्ड टूल बार पे। आइकन में थोड़ा सा चेंजेस हो गए, ये आइकन आपका बेसिकली ये वाला आइकन है, दिस वन। यानी स्टूडेंट टेबल हमने ओपन किया और ये जो है हमारा, दिस इज आवर सॉर्ट आइकन, वो जो वहाँ पे है दैट इज आइदर सॉर्ट असेंडिंग और सॉर्ट डिसेंडिंग, ये वाला आइकन आपका है, ठीक है, सॉर्ट करने का। तो यहाँ पर आप इस तरह से कर सकते हैं। आपने देखा जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे मल्टीपल फील्ड्स आपसे पूछ रहे हैं, जितने टेबल में फील्ड्स है सारी वन बाय वन कर रहा है कि आपको किस में असेंडिंग करनी है, किस में आपको डिसेंडिंग करनी है, ठीक है ना। तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग चूज करके ओके बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। हमने इसको यहाँ से कर दिया क्लोज। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स। टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप यानी कि एक लिंक बनाना। जब भी हम डेटाबेस सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल टेबल्स के साथ काम करते हैं ना, तो हमें चेक करना होता है कि कोई डेटा की डुप्लीकेशन तो नहीं हो रही, और डुप्लीकेशन की वजह से कोई डेटा में मिसमैच तो नहीं हो रहा। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज़ है ओपन ऑफिस बेस में या डेटाबेस सॉफ्टवेयर में, विच इज़ क्रिएटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स। और हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हमने जो कंडीशन लगाई है उसके अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर कॉलम में डेटा जा रहा है या नहीं जा रहा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप्स को सेट कर लेते हैं, लिंक बना लेते हैं टेबल्स के बीच में, ठीक है। अब इसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है कि जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा टेबल हो तो उन दोनों में एक कॉमन फील्ड होनी चाहिए। दोनों में एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जो पहली टेबल में भी है और दूसरी टेबल में भी है, और दोनों का डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। सपोज मैंने एक स्टूडेंट नाम की टेबल ली, उसमें रोल नंबर लिया है, तो टीचर टेबल में भी एक फील्ड बना दो रोल नंबर, और दोनों का डेटा टाइप आपको सेम रखना है। अगर उसमें इंटीजर है तो उसमें भी इंटीजर लो, उसमें न्यूमेरिक लिया है तो उसमें भी न्यूमेरिक लेना है, ठीक है। तो एडवांटेज है रिलेशनशिप की इनकंसिस्टेंसी को प्रिवेंट करना और आपकी रिडंडेंसी को प्रिवेंट करना, ये सब आपके एडवांटेजेस हैं, ये सब आपके रीजंस हैं रिलेशनशिप को क्रिएट करने के। बेसिकली 3 टाइप की रिलेशनशिप हम डेटाबेस के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। पहली होती है हमारी 1 to 1, फिर होती है हमारी 1 to many या जिसे हम कह सकते हैं many to 1, और लास्ट होती है हमारी many to many। इनको हम एक एक करके समझते हैं। 1 to 1 रिलेशनशिप, सबसे पहले हमारी मास्टर टेबल। अब देखो मास्टर टेबल और ट्रांजैक्शन टेबल क्या है। एक हमारे पास टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट, एक हमारी टेबल है जिसका नाम है टीचर। इसे मैंने लिया रोल नंबर, नेम और क्लास। रोल नंबर इज माई प्राइमरी की। इसमें ले लिया टीचर आईडी, टीचर नेम और रोल नंबर। तो ये जो रोल नंबर है ना, दिस इज माई प्राइमरी की इन दिस टेबल, और ये जो रोल नंबर है वो मैंने इस टेबल में भी लिया, क्योंकि मुझे दोनों टेबल को क्या करना है, आपस में लिंक करना है, रिलेशनशिप बनानी है। तो एक रोल नंबर का, या अगर हम ये ना लेके एक मान लो दूसरी ले लेते हैं, जैसे सपोज मैंने ले ली यहाँ पे लॉगिन नाम से एक टेबल ले ली, इसके अंदर है लॉगिन आईडी और रोल नंबर। तो इसमें भी रोल नंबर है और इसमें भी रोल नंबर है, ठीक है। और हर स्टूडेंट की एक ही लॉगिन आईडी होगी, एक रोल नंबर की एक ही लॉगिन आईडी होगी। तो इसमें और इस टेबल में जो रिलेशनशिप बनेगा ना, वो हमारा होगा 1 to 1 रिलेशनशिप। ईच स्टूडेंट विल हैव 1 लॉगिन आईडी, ठीक है। तो इस केस में जो मेरा स्टूडेंट टेबल है ना, दिस इज माई मास्टर टेबल, इसको हम कहेंगे मास्टर टेबल। और ये जो मेरा लॉगिन नाम का जो टेबल है ना, इसे हम कहेंगे ट्रांजैक्शन टेबल, ठीक है। तो एक रिकॉर्ड इसका स्पेसिफिकली एक रिकॉर्ड से लिंक हो रहा है, क्योंकि एक स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो एक रोल नंबर एक ही लॉगिन आईडी से लिंक हो सकता है। तो एक ऐसी रिलेशनशिप है 1 to 1 रिलेशनशिप। और 1 to many रिलेशनशिप क्या होती है, जब मास्टर टेबल का एक रिकॉर्ड, मास्टर टेबल मतलब एक टेबल जिसमें मेरा एक पर्टिकुलर कॉलम प्राइमरी की है और दूसरे में वो फॉरेन की है। क्योंकि फॉरेन की क्या होती है, जिसकी वैल्यूज हम मेन टेबल की प्राइमरी की से लेते हैं। मैंने अगर स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर बनाया है
और टीचर टेबल में भी रोल नंबर लिया है, तो हमने इसको लिंक किया आपस में, तो ये क्या है हमारा, दैट इज माई फॉरेन की। तो एक जो स्टूडेंट है उसके बहुत सारे टीचर्स हो सकते हैं, उसको बहुत सारे टीचर्स पढ़ा सकते हैं, तो इस केस में जो स्टूडेंट टेबल है ना वो मेरा मास्टर टेबल है, और जो टीचर टेबल है दैट इज माई ट्रांजेक्शन टेबल। तो एक स्टूडेंट को बहुत सारे टीचर्स पढ़ा सकते हैं, इसलिए हमारी कैसी रिलेशनशिप है, 1 to मैनी रिलेशनशिप। ठीक है, और इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक सेलर एक प्रोडक्ट को बहुत सारे लोग खरीद सकते हैं, तो वो भी कैसी रिलेशनशिप है आपकी, 1 to मैनी रिलेशनशिप। अब आप यहाँ नीचे डायग्राम में देखो, ये कस्टमर है और ये ऑर्डर्स की टेबल है। तो एक कस्टमर के बहुत सारे ऑर्डर हो सकते हैं, जैसे कस्टमर आईडी 1 2 3 4 5 है, इसका ऑर्डर B204 भी है, B391 भी है और B448 भी है। ठीक है ना, तो एक कस्टमर के बहुत सारे ऑर्डर्स हो सकते हैं, इसलिए कैसी रिलेशनशिप है, 1 to मैनी रिलेशनशिप। ठीक है स्टूडेंट्स, so now the next type of relationship is many to many relationship. As the name suggests, many to many means many records of the first table are linked to many records of the second table. So if the definition says there will be multiple records in the master table that correspond to multiple records in the transaction table. तो master table आपकी कौन सी है, जिसमें हमने primary की बनाया हुआ है, और प्राइमरी उसी प्राइमरी की को दूसरी टेबल में एज अ फॉरेन की यूज किया गया है, तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऑफ द मास्टर टेबल लिंक कर रहे हैं मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजैक्शन टेबल। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एक स्कूल में एक टीचर के बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, जैसे वो टीचर है, इट कैन बी द टीचर कैन बी अ एक्टिविटी इंचार्ज, द टीचर कैन बी अ क्लास टीचर, द टीचर कैन बी अ एग्जामिनेशन इंचार्ज। तो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देयर कैन बी मल्टीपल स्टूडेंट्स अटैच टू द टीचर, so that type of relationship is known as many to many relationship. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे टेबल्स में देखिए, यहाँ पे क्लासेस का टेबल है और यहाँ पे एक स्टूडेंट्स का टेबल है। तो क्लासेस वाले टेबल में क्लास आईडी बहुत सारी हैं, ऐसे स्टूडेंट वाले टेबल में स्टूडेंट आईडी बहुत सारी है। जैसे कि ये 101 है, ये इन सारी स्टूडेंट आईडी से लिंक्ड है, सेम 102 भी सारी स्टूडेंट आईडी से लिंक्ड है। So we can say that many class IDs are linked to many student IDs. So what type of relationship is this? This is many to many relationship, right? Now, in order to understand the types of relationship, let us move to LibreOffice base and see the relationships one by one, how they are made practically. So, इसके लिए हम चलते हैं अपने LibreOffice base पे, एंड यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे LibreOffice base, एंड यहाँ से हम ओपन करेंगे अपना कोई भी एक डेटाबेस, या फिर हम पहले से क्रिएटेड या भी ओपन कर सकते हैं या नया भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने कहा क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया, फिनिश बटन पे हमने क्लिक किया, और यहाँ पे हम अपने डेटा का नाम दे देते हैं, डेटाबेस का नाम दे देते हैं क्लास 10 एंड क्लिक ऑन द सेव बटन। नाउ एज सून एज वी डू दिस, वी कैन सी हियर दैट देयर आर 4 डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। तो हम यहाँ पे एक डिजाइन व्यू के थ्रू एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। सपोज जो हमारा टेबल है दैट इज अ स्टूडेंट टेबल, तो इसके अंदर हम क्या क्या फील्ड ले सकते हैं, हम रोल नंबर ले सकते हैं जिसको हम नंबर डेटा टाइप दे सकते हैं, देन हम यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लिख सकते हैं यूजिंग द एस नेम। ठीक है, और इसका जो डेटा टाइप है वो हम क्या लेंगे, टेक्सचुअल लेंगे, एस नेम डेटा टाइप विल बी टेक्सचुअल, एंड उसके बाद जो हम ले लेंगे दैट विल बी क्लास, जिसको हम अगेन नंबर की फॉर्म में ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से रोल नंबर को क्या कर देते हैं, वी मेक इट एज अ प्राइमरी की, और ये जो हमारा टेबल है हमने इसको सेव कर दिया और हमने इसका नाम दे दिया स्टूडेंट, एंड वी क्लिक ऑन ओके। ठीक है, तो एक हमारा टेबल ये बन गया। अब ये जो टेबल बना यहाँ पे आपको शो हो रहा है, डबल क्लिक करो, इसके अंदर आप अपनी जो भी एंट्रीज डालना चाहें आप डाल सकते हैं, एंड रोल नंबर वी हैव मेड द फील्ड एज अ प्राइमरी की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और टेबल की। सपोज मैंने एक टेबल बनाया जिसका नाम हम रखेंगे लॉगिन, तो लॉगिन टेबल के अंदर स्टूडेंट की लॉगिन आईडी होगी। ठीक है, और वो कैसे रिलेट करेगी, देखो जब भी हमें रिलेशनशिप बनाना होता है तो टेबल्स को आपस में लिंक करना है, और लिंक करने के लिए दो चीज कॉमन होनी चाहिए, दैट इज वन फील्ड, एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जो दोनों ही टेबल में हो। तो पहला तो कॉलम हम ले लेते हैं यहाँ पे लॉगिन आईडी। ठीक है, तो ये हमने ले लिया सपोज नंबर की फॉर्म में, और यहाँ पे एक कॉलम ऐसा लेना है जो सेम हो, तो हमने रोल नंबर वाली जो प्राइमरी की बनाई थी यहाँ पे उसे एज हमने फॉरेन की ले लिया, और डेटा टाइप सेम दे देते हैं नंबर। अब यहाँ पे लॉगिन आईडी को हम क्या कर सकते हैं, हम इसको प्राइमरी की बना सकते हैं। ठीक है, अब हमने इस टेबल को सेव कर दिया और इसका नाम हमने रख दिया लॉगिन, एंटर कर दिया। ठीक है, यहाँ से हम इसे क्लोज करते हैं। अब आप देखो टेबल्स वाले डेटाबेस ऑब्जेक्ट में हमारे पास दो टेबल हैं, एक है लॉगिन और एक है स्टूडेंट।
तो जो स्टूडेंट टेबल है ना वो हमारी मास्टर टेबल है और जो लॉगिन टेबल है वो हमारी ट्रांजैक्शन टेबल है। तो अब मुझे इन दोनों को आपस में लिंक करना है। लिंक करना है यानी कि हमें एक रिलेशनशिप क्रिएट करना है। तो रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए आपने टूल्स में जाना है और यहाँ से आपने रिलेशनशिप्स पे जाना है। देन आपके सामने ऐड टेबल्स का डायलॉग बॉक्स होगा, ये आपने देखा। यहाँ से आप स्टूडेंट टेबल को डबल क्लिक कर दो या फिर उस पर्टिकुलर टेबल को क्लिक करके ऐड बटन पे क्लिक कर दो। यहाँ से आपने इसको कर दिया क्लोज। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट टेबल और लॉगिन आईडी टेबल की जो भी ये इस तरह से मार्किंग्स है, आप इन्हें छोटा या बड़ा इस तरह से कर सकते हैं साइज को। ठीक है, अब 1-to-1 रिलेशनशिप क्या होता है कि पहले टेबल का एक रिकॉर्ड स्पेसिफिकली दूसरे टेबल के एक रिकॉर्ड से लिंक होगा। अगर मैं बात करूं रोल नंबर और लॉगिन आईडी की, तो हर एक रोल नंबर की सिर्फ एक ही लॉगिन आईडी होगी या एक स्टूडेंट की सिर्फ एक ही लॉगिन आईडी होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। तो इसलिए हमारा जो रिलेशनशिप है इस केस में क्या बन जाएगा, दैट विल बी 1-to-1 रिलेशनशिप। तो यहाँ से रोल नंबर वाली फील्ड पे गए और यहाँ जो आपने प्राइमरी की बना रखी है इसको कनेक्ट करना है। तो ये आपकी रिलेशनशिप कैसी हो गई, 1-to-1 रिलेशनशिप। अब जो स्टेप्स है ना रिलेशनशिप को क्रिएट करने के, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो आपने कॉमन फील्ड बनाई है, जैसे रोल नंबर है तो पहली टेबल के रोल नंबर को दूसरी टेबल के रोल नंबर पे आपने लेकर आना है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये चीज करूं, दिस इज माई रोल नंबर एंड हेयर माई रोल नंबर इज नॉट द प्राइमरी की, तो वो 1-to-many रिलेशनशिप बनेगी। तो जब भी आपको 1-to-1 रिलेशनशिप बनानी है तो उस केस में आपको दोनों टेबल की जो प्राइमरी कीज है ना उनको आपस में लिंक करना है, तभी आपकी 1-to-1 रिलेशनशिप बनेगी। और ये जो आपने लिंकिंग करी हुई है इसके ऊपर जब आप माउस पॉइंटर को रख के क्लिक करेंगे और डिलीट की को प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो वो रिलेशनशिप आपकी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, अब इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए हमने क्या किया, रोल नंबर से हम लॉगिन आईडी के ऊपर इसको लेकर गए। अगर मैंने यहाँ पे लॉगिन वाले टेबल में रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया होता और फिर हम इस रोल नंबर से इस रोल नंबर पे ड्रैग करके लेके आते, तब आपकी रिलेशनशिप 1-to-1। ठीक है, तो ये हमारी 1-to-1 रिलेशनशिप है इस केस में कि एक रोल नंबर की सिर्फ एक ही लॉगिन आईडी रहेगी। ठीक है, तो ये हुई हमारी 1-to-1 रिलेशनशिप। चलते हैं वापस से। अब हमें चाहिए 1-to-many रिलेशनशिप। एग्जाम्पल पढ़ा था कि एक स्टूडेंट को बहुत सारे टीचर्स पढ़ा सकती हैं। जैसे एक स्टूडेंट है वो ट्यूशन पढ़ता है, उसको इंग्लिश की टीचर भी पढ़ा रही है, साइंस की, एसएसटी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, सारी टीचर्स पढ़ा रही है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट एक टीचर से पढ़ रहे हैं। जैसे कि एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, वो सारे साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एक टीचर से। तो वो कैसे रिलेशनशिप है, 1-to-many या many-to-one। अब उसको कैसे बनाना है, इसके लिए हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, उसको हम नाम देंगे टीचर। तो यहाँ पे हमने फील्ड में रख लिया टीचर आईडी, जो कि हमारी होगी नंबर की फॉर्म में। फिर हमने यहाँ पे ले लिया टीचर का नेम, जो कि हमारा हो गया टेक्स्ट की फॉर्म में। और यहाँ पे कॉमन फील्ड हमें लेनी पड़ेगी विच इज माई रोल नंबर, जिसका हमने डेटा टाइप नंबर लिया था। डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए और फील्ड का नाम भी सेम होना चाहिए। अब हमने यहाँ पे जो टीचर आईडी है TID, इसको हमने प्राइमरी की बना दिया। ठीक है, अब ये करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे, सेव करेंगे पहले, और हमने इसका नाम दे दिया स्टूडेंट्स टीचर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास 3 टेबल्स आ गई, लॉगिन, स्टूडेंट और टीचर। टीचर टेबल को जब आप डबल क्लिक करके देखोगे तो यहाँ पे एंट्रीज कर सकते हो, आप चाहो तो कर दो। अभी हम इसमें एंट्रीज वैसे नहीं करते। अब हम वापस से जाते हैं, टूल्स में गए, रिलेशनशिप्स में गए। ऑलरेडी एक 1-to-1 रिलेशनशिप बना हुआ है। बात कर रहे थे 1-to-many या many-to-one की, तो इसके लिए आपने इंसर्ट में जाके ऐड टेबल्स ऑप्शन पे आना है। यहाँ से टीचर टेबल पे आप डबल क्लिक कर दो या ऐड बटन पे क्लिक कर दो। टीचर टेबल को हम यहाँ रख लेते हैं और थोड़ा सा इसका जो साइज है वो हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास टीचर आईडी, टीचर नेम और रोल नंबर है। अगर मैं स्टूडेंट टेबल के रोल नंबर से यहाँ पे लेकर आऊं इस टीचर टेबल के रोल नंबर पे, तो ये मेरा रिलेशनशिप कैसा होगा, 1-to-many होगा। अगर मैं इस टेबल को यहाँ ले जाऊं, दैट इज स्टूडेंट टेबल को अगर मैं मूव करके यहाँ ले आऊं, तो ये मेरा रिलेशनशिप कैसे हो जाएगा, many-to-one हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे रिलेशनशिप्स हैं 1-to-one एंड 1-to-many, या n जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है many। इसका मतलब ये है कि एक स्टूडेंट को बहुत सारी टीचर्स पढ़ा सकती हैं। हम इसको ऐसे भी ले सकते थे, बहुत सारी टीचर्स एक स्टूडेंट को पढ़ाती हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक टीचर पढ़ा रही है। सो दैट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज 1-to-many और many-to-one। ठीक है, अब इसमें देखो कि मान लो अब मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, और मैं रोल नंबर से अगर मैंने कनेक्ट किया TID को, तो ये 1-to-one रिलेशनशिप हमेशा बनेगा जब भी आप दोनों टेबल के प्राइमरी कीज को लिंक करोगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इस केस में रोल नंबर को इस टेबल के रोल नंबर से लिंक कर देंगे। ठीक है, तो ये 1-to-many रिलेशनशिप हो गया।
थर्ड हमने पढ़ी थी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। जैसे यहाँ 1 1 और यहाँ 1 n आ रहा है ना, तो मैनी टू मैनी पे n n नहीं आता। बेसिकली मैनी टू मैनी कब बनती है, जब एक रिलेशनशिप 1 टू मैनी हो और इसी के साथ मान लो एक और रिलेशनशिप मेरी है मैनी टू 1 की, तो जो जंक्शन टेबल बीच का टेबल होगा वो मेरा होगा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ स्टूडेंट टेबल का रोल नंबर फील्ड उठा ली और टीचर टेबल की TID फील्ड उठा के एक और मैंने टेबल बना दी, ठीक है, जिसके अंदर कोई और मेरी प्राइमरी की है और ये दोनों जो कॉलम्स है वो मेरे नॉर्मल कॉलम्स है, तो इस केस में वो जो मेरी टेबल होगी उसके साथ जो रिलेशन बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो गया। अब इसकी एडवांटेजेस क्या है। डेटाबेस में जब हम टेबल को रिलेशनशिप के थ्रू लिंक करते हैं तो उसकी सबसे पहली एडवांटेज ये होती है कि डेटा की रिडंडेंसी प्रिवेंट होती है। अगर कोई भी डेटा डुप्लीकेटेड फॉर्म में जा रहा है तो वो चीज वहां पे कम हो जाती है, बिल्कुल हट जाती है। सपोज मैंने यहाँ पे एक कॉलम पे प्राइमरी की लगाई हुई है, प्राइमरी की कॉन्स्टेंट सेट किया हुआ है, तो जैसे ही मैं उसके ऊपर कोई ना कोई वैल्यू डालूंगी सेम वैल्यू, उसमें एरर आ जाएगा। ये तो ही बात है एक टेबल की। लेकिन जब हम रिलेट करते हैं तो वहां पे जब हम सेम वैल्यू डालने की कोशिश करते हैं तो वहां पे एरर शो कर देता है। दूसरी चीज, जो आपका डिलीट करने से डेटा मिस हो जाता है, डिलीट कर दिया तो वो डेटा आपका चला गया, तो वहां पे जो एक्सीडेंटल डिलीशन होती है वो प्रिवेंट हो जाती है। मान लो दो टेबल्स आपस में लिंक हैं और रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड स्टूडेंट टेबल में भी है और टीचर टेबल में भी है। आपने मास्टर टेबल स्टूडेंट टेबल में से रोल नंबर 1 के रिकॉर्ड को डिलीट करने का ट्राई किया, तो उस केस में क्या होगा, आपके पास एरर आ जाएगा। जिस चीज को हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी भी बोलते हैं, इसको भी हम आगे भी पढ़ेंगे। और अगर जब आपके टेबल्स आपस में लिंक है और आपने उन पे मान लीजिए कंडीशन लगाई हुई है, सपोज मैंने कहा कि मार्क्स ग्रेटर देन 100 नहीं डालने और आपने डालने का ट्राई किया, देन ऑल्सो यू विल गेट द एरर। तो लिंक करने की वजह से वहां पे आपको एरर शो कर देगा। तो ये एक तरह से हमारे लिए एडवांटेज है कि हमारा जो एक्सीडेंटली डेटा जो है वो ना उसमें इंसर्शन हो रही है, ना डिलीशन हो रही है, ना अपडेशन हो रही है। ठीक है, और कोई भी चीज आप अपडेट करते हैं, अगर आप उसमें अपडेट का ऑप्शन लेके चलते हैं तो जो चेंजेस आपने मास्टर टेबल में किए वो आपके ट्रांजैक्शन टेबल में भी शो होंगे। ठीक है, अब रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करनी है ये हम प्रैक्टिकली अभी देख चुके हैं। सबसे पहले हम टूल्स मेन्यू पे गए थे और यहाँ से हम रिलेशनशिप ऑप्शन पे गए थे। फिर आपके सामने इस तरह का ऐड टेबल्स का बॉक्स आया था जिसमें टेबल का नाम था। आपने या तो टेबल के आइकन पर डबल क्लिक करना है या टेबल को चूज करके ऐड बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, वो आपके रिलेशनशिप एरिया में आ जाएंगी। फिर आपने क्या करना है, उसके बाद आपने उस बॉक्स को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपने ड्रैग करना है। 1 to 1 बनाने के लिए दोनों की प्राइमरी कीज को लिंक करना है और 1 to many बनाने के लिए एक ही प्राइमरी की को किसी दूसरे कॉलम से लिंक करना है जिसका डेटा टाइप सेम। ठीक है, तो इस तरह से आप रिलेशनशिप बना सकते हैं। अब एक टर्म आती है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ये रिलेशनशिप का ही एक पार्ट है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं किसी भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर के जो ये इंश्योर करते हैं कि जो टेबल्स में रिलेशनशिप है वो वैलिड है, कि जो लिंकिंग हुई हुई है वो ठीक है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है और डेटा हमारा सही है। और इस केस में जो टेबल्स लिंक होती हैं वो दो चीजों की हेल्प से लिंक होती हैं, एक प्राइमरी की और एक फॉरेन की कंस्ट्रेंट की हेल्प से। जैसे अभी हमने देखा स्टूडेंट टेबल में भी रोल नंबर था और टीचर टेबल में भी रोल नंबर था, तो स्टूडेंट टेबल का जो रोल नंबर है वो प्राइमरी की है और टीचर टेबल का जो रोल नंबर है वो क्या है, फॉरेन की है। तो लिंकिंग हमेशा इन दो चीजों के बेस पे होती है, वन इज द प्राइमरी की, अदर इज द फॉरेन की। ठीक है, तो इसमें ये कहा जाता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ये भी कहती है कि कोई वैल्यू अगर मेन टेबल में नहीं है तो वो वैल्यू फॉरेन की में भी नहीं आ सकती। जैसे मैंने अगर स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर 1 दिया है तो टीचर टेबल में रोल नंबर 1 होना चाहिए। अगर मान लो मैंने यहाँ पे 6 दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे 6 है ही नहीं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, एरर आएगा। जैसे यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी 1 है, 1 इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे 6 नहीं है, लेकिन यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको क्या शो करेगा, इट विल शो यू एरर। ठीक है, अब इसके एक और पॉइंट होते हैं कि जब हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का कंसेप्ट लगाते हैं तो हमारे पास 4 केसेस बनते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है नो एक्शन। नो एक्शन ये हमारा डिफॉल्ट ऑप्शन होता है। ये कहता है कि जब मेरी टेबल्स आपस में लिंक हो तो कोई भी पर्सन उसमें अपडेशन या डिलीशन ना कर सके, और अगर वो करने का ट्राई करे तो वहां पे एरर आ जाए। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी टेबल्स में कुछ वैल्यूज को डालनी पड़ेगी।
अब मैंने यहाँ पे इन टेबल्स को लिंक करके रखा हुआ है एंड नाउ आई विल गो टू माई टेबल एंड आई विल पुट सम वैल्यूज इन दिस वन। सबसे पहले मैं जाती हूँ स्टूडेंट टेबल पे। मैंने यहाँ पे डाला रोल नंबर 1, नेम डाल दिया नेहा और क्लास डाल दी 8, फिर डाल दिया रोल नंबर 2, नेम डाल दिया सीमा और क्लास डाल दी 9, फिर हमने डाल दिया रोल नंबर 3, फिर हमने इसमें दे दिया हीना और क्लास डाल दी 10। 3 रिकॉर्ड्स हो गए हमारे पास, हमने इसको सेव कर दिया। अब रोल नंबर जो कॉलम है वो इस टेबल में मेरी प्राइमरी की है, हमने इसको क्लोज किया। 1 2 3 रोल नंबर हमने लिए। तो अब अगर मैं यहाँ पे टीचर आईडी सपोज 101 डालती हूँ, टीचर नेम डाल दिया हेतल और रोल नंबर मैंने डाल दिया 1 क्योंकि उसमें भी 1 है, उसमें 1 2 3 है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 102 डाला, नेम डाल दिया शीतल और यहाँ पे मैंने डाल दिया सपोज 6। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कोई ऐसी एंट्री डाली जो उस वाले टेबल में प्राइमरी की में नहीं है, व्हाट आई एम सीइंग, आई एम एबल टू सी द एरर, ठीक है। तो मुझे वही एंट्री डालनी पड़ेगी जो मैंने उसमें डाली है। तो यहाँ पे मैं 2 डाल सकती हूँ, यहाँ मैं 3 भी डाल सकती हूँ, तब टैब की प्रेस करने पे नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। हमने कहा 103 और यहाँ पे हमने डाल दिया निशा और यहाँ पे ओके और यहाँ पे हमारा हो गया रोल नंबर सपोज 2 डाल दिया, ठीक है। या मैं यहाँ पे 1 को 2 बार डाल सकती हूँ क्योंकि प्राइमरी की में वो वैल्यू एक बार आ सकती है, लेकिन फॉरेन की में वो वैल्यू एक से ज्यादा बार रिपीट भी हो सकती है, हम उसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। हमने इसको सेव कर दिया। तो 131 मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब सपोज आई विल जस्ट ट्राई टू डिलीट, अब ये जो स्टूडेंट टेबल है मैं इसमें से रोल नंबर 1 के डेटा को डिलीट करने का ट्राई करूँ और रोल नंबर 1 का डेटा मेरा उसमें भी है। इसने पूछा डू यू वांट टू डिलीट द सिलेक्टेड डेटा, मैंने कहा यस। तो क्या आ गया, एरर, क्योंकि वो रिकॉर्ड हमारा वहां पे भी एग्जिस्ट करता है। तो हम इसमें से इसको डिलीट करेंगे, एरर आएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से 1 को अपडेट करके 5 कर दूं, ठीक है, नाउ आई ट्राई टू सेव इट, तब भी एरर आ रहा है कि आप अपडेट नहीं कर सकते क्योंकि उससे लिंक्ड डेटा आपका ऑलरेडी ट्रांजेक्शन टेबल में है। अब देखो यहाँ से हम इस पे गए, स्टूडेंट और टेबल को लेते हैं, मैंने इस थ्रेड के ऊपर डबल क्लिक किया, ठीक है, ये जो लाइन जा रही है। तो इसके अंदर अपडेट और डिलीट में मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, नो एक्शन, अपडेट कास्केड, डिलीट कास्केड, सेट नल, सेट डिफॉल्ट। तो मैंने नो एक्शन सेलेक्ट किया हुआ है। तो एज सुन एज आई ट्राई टू अपडेट और डिलीट एनी ऑफ द लिंक्ड डेटा, लिंक्ड है मेरे दोनों टेबल, तो मेरे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। दिस इज द यूज ऑफ नो एक्शन ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन ये कहता है अपडेट कास्केड या डिलीट कास्केड। ये ऑप्शन यूजर को अलाउ करता है कि आप मास्टर टेबल में से कुछ भी अगर अपडेट या डिलीट करते हैं तो उस केस में जो ट्रांजैक्शन टेबल में वो रिकॉर्ड है, उससे लिंक जो रिकॉर्ड है वो भी क्या हो जाएगा, डिलीट या अपडेट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से जाते हैं इस टेबल के अंदर, स्टूडेंट टेबल में गए। अब सपोज मैंने इसको कर दिया, पहले हम इसको ठीक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ 5 किया हुआ है और मैंने इसको 1 कर दिया, ठीक है। अब रोल नंबर 1 का यहाँ पे हमारा एक रिकॉर्ड है, लेकिन टीचर वाले टेबल में 2 रिकॉर्ड है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, मैंने इस वाले पूरे टेबल को, सॉरी इस वाले पूरे मेरे ये वाला जो रो है, मैंने इसको क्या किया, डिलीट रोज कर दिया। तो डू यू वांट टू डिलीट, हमने कर दिया यस। एरर डिलीटिंग द स्पेसिफाई रिकॉर्ड, क्योंकि उस पर ऑप्शन सेलेक्टेड है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे आके थ्रेड पे करना पड़ेगा अपडेट कास्केड और डिलीट कास्केड, ओके। अब हम उसमें डिलीट और अपडेट करेंगे तो आपको चेंजेस दूसरे में भी दिखाई देंगे। राइट क्लिक किया, यहाँ से हमने किया डिलीट रोज, हमने कर दिया यस, ठीक है, डिलीट हो गया यहाँ से। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट टेबल पे विच इज माई टीचर टेबल। तो टीचर टेबल को हमने डबल क्लिक किया तो यहाँ पे देखो रोल नंबर 1 के 2 रिकॉर्ड से यहाँ से भी डिलीट हो चुके हैं, ठीक है, ये आपने देख लिया। अब हम जाते हैं अपने स्टूडेंट टेबल पे। जैसे ही हम अपने स्टूडेंट टेबल पे गए, यहाँ पे हम वापस से इसको अंडू एंट्री कर देते हैं। चलिए इसमें अभी अंडू नहीं हो रहा है, तो हम अब इस केस में क्या करेंगे, हमारे पास रोल नंबर 3 का डेटा है। सपोज मैंने 3 को चेंज करके यहाँ पे कर दिया 40 एंड यहाँ से मैंने इसको कर दिया सेव। तो अब आप वापस से अपने टेबल पे जाओ, जो आपका टीचर टेबल है वहां पे देखो सेम चीज अपडेट भी हो गई, नहीं हुई। तो पहले हम इसको क्लोज करेंगे फिर ओपन करके देखेंगे। वापस से हमने इसको किया सेव और ओपन किया तो हमने हमारे सामने यहाँ पे जो रोल नंबर है वो कितना आ गया, 40 आ गया। तो ये कब आया, जब हमने अपडेट कास्केड और डिलीट कास्केड ऑप्शन को चूज किया हुआ है, ठीक है, जब हमारा टेबल आपस में लिंक्ड है। तो ये तब करेगा। नो एक्शन में तो अगर आप डिलीट या अपडेट करोगे तो एरर आ जाएगा, लेकिन आपने ये ऑप्शन चूज किए हुए हैं
तो अपडेट करोगे तो ट्रांजेक्शन टेबल में भी अपडेट हो जाएगा और डिलीट करोगे तो ट्रांजेक्शन टेबल में भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन ये कहता है कि सेट नल। ये क्या करेगा कि जो भी आप इसमें वैल्यू डिलीट या अपडेट करेंगे मास्टर टेबल में, ट्रांजैक्शन टेबल में उसकी वैल्यू नल हो जाएगी अगर आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है तो इस केस में सबसे पहले हम अपने रिलेशनशिप पे जाते हैं। हमने इस पर डबल क्लिक किया थ्रेड पे, राइट क्लिक करके एडिट ऑप्शन से भी कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं इस थ्रेड के ऊपर राइट क्लिक करूं एंड आई चूज द एडिट ऑप्शन, तो यहाँ से भी मेरे पास सेम ऑप्शन आ जाएंगे। मैंने यहाँ पे दोनों के लिए कर दिया सेट नल, कि अगर मेरे मास्टर टेबल में कुछ भी डिलीट होता है या अपडेट होता है तो उससे लिंक्ड रिकॉर्ड जो मेरा ट्रांजैक्शन टेबल में है वो क्या हो जाए, नल सेट हो जाए, ब्लैंक हो जाए। तो अब देखो मेरे पास यहाँ पे जो स्टूडेंट टेबल है इसके अंदर मेरे पास रिकॉर्ड है जिसमें रोल नंबर 40 है, और मेरे पास यहाँ जो टीचर टेबल है इसमें भी एक रिकॉर्ड है जिसमें रोल नंबर 40 है। सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी अपडेट करती हूँ इन द स्टूडेंट टेबल, मैंने यहाँ पे 40 को कर दिया सपोज 60, मैंने यहाँ से इसको कर दिया सेव। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने टीचर टेबल पे। तो टीचर टेबल हमारी कहाँ है, दिस इज माई टीचर टेबल, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, पहले इसको हमें क्लोज करना पड़ेगा फिर दोबारा से ओपन करना पड़ेगा। वापस से हम अपने एरिया पे जाते हैं जहाँ पे हमारी टेबल्स है। अब हम टीचर टेबल को ओपन करके देखेंगे तो हमने 40 को 60 चेंज किया था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ, लेकिन वो नल सेट हो गया क्योंकि हमने सेट नल का ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट किया हुआ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सपोज इसको वापस से 40 कर देती हूँ, आई सेव दिस वन, और हमने अच्छा एरर आ रहा है क्योंकि नल सेट हो गया था, हमने इसको यहाँ से कर दिया सपोज क्लोज। ठीक है, यस कर दिया हमने यहाँ पे। अब हम जाते हैं वापस से अपने स्टूडेंट टेबल पे, और अगर हम इसमें अपडेशन करें तो ये नल हो रहा है। मान लो मैं इसको डिलीट भी कर देती हूँ, और मान लो अब इसके अंदर मेरा जो डेटा है सपोज मैंने इसमें लिखा 1। ठीक है, इसको एक बार क्लोज करते हैं और टीचर टेबल में भी जाते हैं और यहाँ पे भी रोल नंबर दे देते हैं 1। हमने इसको कर दिया सेव और यहाँ से कर दिया क्लोज। नाउ आई ट्राई टू डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ रोल नंबर 1, यहाँ से राइट क्लिक करके हम गए डिलीट रोज पे, हमने कर दिया यस। तो इससे टीचर टेबल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमने क्या ऑप्शन लिया हुआ है, सेट नल, कि उसको नल सेट कर दो, तो वहां जो बाकी एंट्रीज हैं वो एज इट इज रहेंगी, लेकिन रोल नंबर क्या हो जाएगा आपका, नल सेट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ऑप्शन है हमारा सेट नल का। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट ऑप्शन पे। इसके अंदर जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज सेट डिफॉल्ट। सेट डिफॉल्ट ऑप्शन अगर आप चूज करते हो तो आपने मास्टर टेबल के लिए जो फिक्स्ड डिफॉल्ट वैल्यू दी हुई है ना, जब आप लिंकिंग करते हैं तो उस केस में मास्टर टेबल के अंदर कुछ भी डिलीट या अपडेट करने पे दूसरी जो ट्रांजैक्शन टेबल है उसके अंदर वो डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाएगी यूजिंग द सेट डिफॉल्ट ऑप्शन, दिस ऑप्शन सेट डिफॉल्ट ऑप्शन। अब ये कहाँ पे आता है हमारा, जहां पे आपकी लिंकिंग है टेबल्स की, इसको आपने डबल क्लिक किया तो यहाँ से आप लोगे सेट डिफॉल्ट। ठीक है, ओके करोगे। तो अभी हमने क्या किया था, हमने किसी भी कॉलम को कोई डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड नहीं की थी मेन टेबल में, तो इसलिए हमारे पास ये एरर आ रहा है, मिसिंग डिफॉल्ट वैल्यू ऑन कॉलम रोल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपकी मेन टेबल है जो कि मास्टर टेबल है स्टूडेंट टेबल, उसमें आप रोल नंबर को कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट करके दे दो कि अगर हम कोई वैल्यू नहीं देते तो उस केस में ऑटोमेटिकली क्या वैल्यू ले ले। जब आप डिफॉल्ट वैल्यू दोगे और आप ट्राई करोगे उस रिकॉर्ड को डिलीट करने का ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, वो जो ट्रांजैक्शन टेबल में वो लिंक्ड रिकॉर्ड है उसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू आपकी सेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप करके देख सकते हैं। अब ये डिफॉल्ट वैल्यू कैसे करनी है ये हम पढ़ेंगे जब हम फील्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये सारे 4 ऑप्शन हो गए। लास्ट टॉपिक हमारा है स्टूडेंट्स फील्ड प्रॉपर्टीज। हमारे कॉलम के रिलेटेड जो कुछ कंडीशंस हम लगा सकते हैं वो होती है फील्ड की प्रॉपर्टीज। फील्ड क्या होता है, कॉलम। अब हमारे पास जो डेटा होता है हमारे टेबल के अंदर या तो वो न्यूमेरिक टाइप का होगा या मेनली, वैसे तो बहुत सारे डेटा टाइप हैं लेकिन मेनली या तो न्यूमेरिक डेटा होगा या फिर हमारे पास टेक्सचुअल डेटा होगा। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो होती है ऑटो वैल्यू। ऑटो वैल्यू में 2 ऑप्शंस होते हैं, येस और नो। अगर आप उसे येस सेट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली 0 से वैल्यू डालना शुरू कर देता है। कैसे, इसके लिए मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेती हूँ। सपोज मैंने एक प्रोडक्ट नाम से टेबल बनानी है जिसमें मैंने ले लिया प्रोडक्ट आईडी, और इसको हम ले लेते हैं नंबर। एक हमने ले लिया प्रोडक्ट का नेम, इसको हमने ले लिया टेक्स्ट, और एक हमने ले लिया प्राइस। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं सपोज नंबर। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखो ऑटो वैल्यू नहीं आ रहा क्योंकि ऑटो वैल्यू ज्यादातर आता है इंटीजर के केस में। तो यहाँ पे देखो ऑटो वैल्यू आ रहा है। अब हम क्या करते हैं,
पी आई डी को हम प्राइमरी की सेट कर देते हैं, ठीक है, और प्राइस को भी हम यहाँ से इंटीजर ले लेते हैं, सेट हो गया। अब देखो प्राइस में भी क्या आ रहा है, ऑटो वैल्यू। सपोज मैं यहाँ पे जो ऑटो वैल्यू है पी आई डी, इसको मैं यहां से कर देती हूँ यस, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जब हम इसके वैल्यूज डालेंगे ना तो ऑटोमेटिकली इसमें 0 आ जाएगी। अब लेंथ इसकी 10 है, फॉर्मेट एग्जाम्पल। सबसे पहले ऑटो वैल्यू को समझते हैं। हमने यहाँ से इसको सेव किया और यहाँ से हम अपने इसका नाम दे दिया प्रोडक्ट, ओके कर दिया। इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब आप अपने प्रोडक्ट टेबल पर डबल क्लिक करो, जैसे ही ओपन करोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑटो फील्ड। तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना ही नहीं है, क्लिक भी करोगे तो कुछ नहीं होगा। मैंने यहाँ पे पी आइटम दे दिया, सपोज मैंने दे दिया ए और प्राइस दे दिया उसका 10, ठीक है। टैब की से जब आप नेक्स्ट वाली रो पे जाओगे तो अपने आप 0 दिख रहा है आपको। फिर मैंने नेक्स्ट वाले का प्राइस नेम दे दिया बी और प्राइस दे दिया 20। फिर नेक्स्ट पे आए तो अपने आप इसमें 1 आ गया, ऑटोमेटिकली वैल्यू आ रही है। सो दिस इज नोन एज ऑटो वैल्यू। पी आई डी के लिए यस किया हुआ था, इसलिए अपने आप ये 0 से ले रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है एंट्री रिक्वायर्ड। इसके भी अगेन 2 ऑप्शन होते हैं, येस और नो। अगर आपने येस सेट किया हुआ है तो उसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। आपने ट्राई किया ब्लैंक छोड़ने का तो एरर आएगा। जैसे कि अभी मेरी एंट्री रिक्वायर्ड जो है वो इस केस के लिए मेरे पास क्या है, पी नेम के लिए एंट्री रिक्वायर्ड मेरा क्या है, नो सेट है। तो मान लो मैं इसको खाली छोड़ दूं और प्राइस में 30 डाल दूं, तब भी मैं नेक्स्ट वाले रिकॉर्ड पे आ रही हूँ, मेरे पास एरर नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं पी नेम को कर दूं एंट्री रिक्वायर्ड में यस, एक्चुअली पी नेम मेरा टेक्सचुअल वैल्यू है, मैं आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पे करके दिखाती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे प्राइस के अंदर कुछ नहीं डाला, पी नेम डाल देते हैं सी, प्राइस में मैंने कुछ नहीं डाला, स्टिल मैं नेक्स्ट वाले रिकॉर्ड पे आ रही, ठीक है। तो एंट्री रिक्वायर्ड यहाँ पे नो सेट है, इसको हम करते हैं क्लोज और हम जाते हैं अपने टेबल पे, प्रोडक्ट पे, राइट क्लिक करके हम चूज करेंगे यहाँ से स्टूडेंट्स एडिट का ऑप्शन, और यहाँ पे जो प्राइस है इसको हम एंट्री रिक्वायर्ड में कर देते हैं यस। इसका मतलब कुछ ना कुछ हमें डालना पड़ेगा, अदरवाइज क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। कुड नॉट बी चेंज बिकॉज शुड द कॉलम इंस्टेड बी डिलीटेड एंड अ न्यू फॉर्मेट अपेंडेड। ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अब मैंने इसमें एंट्री रिक्वायर्ड यस कर दिया प्राइस में, लेकिन ऑलरेडी मैं एक प्राइस खाली छोड़ चुकी हूँ, इसलिए आपको वार्निंग दिखा रहा है। तो इसको हम एक बार यस करते हैं और यहाँ से जैसे हम सेव करेंगे तो वो जो पुराने वाला है आपका उसको शायद ये डिलीट कर देगा कॉलम को। तो हम यस करते हैं, एरर वाइल सेविंग, ओके। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वापस जाके पहले उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम प्रोडक्ट में जाते हैं, यहाँ से हम प्राइस की कुछ वैल्यू दे देते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे 10 दे दिया और सपोज यहाँ पे मैंने 20 दे दिया और यहाँ पे सपोज मैंने दे दिया 30, ठीक है। और ये जो है हम यहाँ से क्या कर देते हैं, इसको दे देते हैं डी और यहाँ दे दिया 40। अब हम इसको क्या कर देते हैं, सेव, ठीक है। यहाँ से इसको हमने कर दिया क्लोज। अब हम प्रोडक्ट पे आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, एडिट पे जाएंगे और यहाँ से हमने प्राइस में कर दिया एंट्री रिक्वायर्ड यस कर दिया। अब हम इसको क्या कर देंगे, सेव, ठीक है। सेव हो गया ये। अब मैं अपने टेबल को वापस से ओपन करूंगी एंड प्राइस पे हमने यस कर रखा है। सपोज मैंने यहाँ डाला ई, आई कम टू द नेक्स्ट वन। जैसे ही मैं नेक्स्ट रो में आ रही हूँ तो मेरे पास एरर आ रहा है, एरर इंसर्टिंग द न्यू रिकॉर्ड, अटेम्प्ट टू इंसर्ट नल इनटू अ नॉन नलेबल कॉलम। नॉन नलेबल मतलब जहां पे एंट्री रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो यस है तो वहां पे हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, इसलिए आपको यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। दिस इज द यूज ऑफ द एंट्री रिक्वायर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फील्ड प्रॉपर्टी में डिफॉल्ट वैल्यू। अगर मान लो आप उसकी कोई वैल्यू नहीं दे रहे तो आप उसको कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो, ठीक है। ब्लैंक छोड़ने से अच्छा है कि अपने आप उसमें कोई डिफॉल्ट वैल्यू आ जाए, अगर यूजर कुछ नहीं डालता तब भी आ जाए, ठीक है ना। तो इसमें आप डिफॉल्ट वैल्यू के केस में करेंगे तो इसके लिए हम जाएंगे वापस से अपने टेबल पे, हम यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। इसको हमने यहाँ से यस कर दिया, एरर आ रहा है, ओके किया। यहाँ से हम इस रो को क्या कर देते हैं, अनडू डेटा एंट्री कर देते हैं, ठीक है। अभी हमने यहाँ से इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब हम वापस से अपने टेबल पे आते हैं, प्रोडक्ट वाले टेबल पे आए, राइट क्लिक करके एडिट पे गए, तो यहाँ पे प्राइस में आपको क्या शो कर रहा है, डिफॉल्ट वैल्यू। सपोज मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू दे दी 100। अभी कंसेप्ट समझा था कि डिफॉल्ट वैल्यू कैसे देनी है। तो उस पर्टिकुलर रो पे आपने क्लिक करना है, नीचे फील्ड प्रॉपर्टी में डिफॉल्ट वैल्यू में कोई वैल्यू देनी है और आपने उसको सेव कर देना है। अब अगर मैं इस टेबल को ओपन करूं, ठीक है, और मैं कोई यहाँ पे एंट्री डालूं, सपोज मैंने डाल दिया ई, तो ये 100 वैल्यू अपने आप आ गई,
तो अगर आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। सपोज मैंने इसको 80 कर दिया, दैट इज फाइन, 180 हो गया, 80 कर दिया। अब मैं नेक्स्ट जैसे ही रिकॉर्ड पे आ रही हूँ, रो पे आ रही हूँ, तो अपने आप यहाँ 100 शो कर रहा है। तो विच इज दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू। ये डिफॉल्ट वैल्यू हम न्यूमेरिक डेटा टाइप में भी दे सकते हैं और टेक्सचुअल डेटा टाइप में भी दे सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है फॉर्मेट एग्जाम्पल। जो भी हमने उस सेल के अंदर डेटा डाला है उसको किस फॉर्मेट में डालना है। जैसे नंबर डाला है तो वो वर्ड्स में आए, नंबर्स में आए, नेगेटिव साइन के साथ आए, पॉजिटिव के साथ आए, डेसिमल वाले वैल्यूज आए, नहीं आए, ये सब फॉर्मेट चूज करने के लिए हमारे पास फॉर्मेट एग्जाम्पल का ऑप्शन होता है, ठीक है। और लेंथ का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर डेटा टाइप के लिए कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या डिजिट्स हम डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास फॉर्मेट एग्जाम्पल पे अगर हम जाएं, इसको एक बार क्लोज करते हैं और यहाँ से हम अपने टेबल पे आते हैं। हम यहाँ से प्रोडक्ट वाली टेबल पे राइट क्लिक करते हैं, एडिट ऑप्शन पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो प्राइस इंटीजर है, तो लेंथ कितनी है इसकी 10 है, मैक्सिमम 10 डिजिट्स डाल सकते हो, चेंज नहीं हो सकती है। फिर अगर मैं यहाँ से प्राइस पे आऊँ तो यहाँ पे मेरा एंट्री रिक्वायर्ड यस किया हुआ है, ऑटो वैल्यू नो है, डिफॉल्ट वैल्यू 100 है। फॉर्मेट एग्जाम्पल पे आओ, इसके सामने फॉर्मेट फील्ड है। तो जैसे ही आप इस फॉर्मेट फील्ड बटन पे क्लिक करोगे, कैटेगरी क्या है, नंबर, जनरल ले रखा है, आप इसको इस तरह से ले सकते हो, नेगेटिव इस तरह से लाइक दिस, वर्ड्स में ले सकते हो, नंबर्स में ले सकते हो, दैट इज अप टू यू, आप कैसे लेना चाहते हैं। डेसिमल प्लेसेस आप लेना चाहते हैं, यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर दो कि डेसिमल प्लेसेस कितने लेने हैं और लीडिंग जीरोस, आगे की जीरो कितनी लेनी, ठीक है। ये हो गया ओके, ठीक है। तो दिस इज माय ऑल पॉइंट्स, ये सारे हो गए आपके न्यूमेरिक के। अब यहाँ पे डेसिमल का भी एक ऑप्शन आता है। अगर मैं इसके डेटा टाइप को नंबर कर दूं तो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस की एक और प्रॉपर्टी आ रही है, क्योंकि नंबर जो है वो कैसा होता है, वो डेसिमल वाला भी हो सकता है, वो होल नंबर भी हो सकता है, यानी कि फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है या इंटीजर भी हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ नंबर लेती हूँ तो डेसिमल प्लेस दिखा रहा है कि आपको डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स चाहिए, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ यहाँ से इंटीजर ले लूँ तो इंटीजर में तो सिर्फ होल नंबर जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे डेसिमल प्लेस का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। और लेंथ आपको बताई थी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे होते हैं जो हमारे कैरेक्टर, यानी कि जो टेक्सचुअल टाइप का डेटा होता है, जैसे किसी का नेम हो गया या एड्रेस हो गया, तो उसमें क्या क्या फील्ड प्रॉपर्टी होती है। तो एंट्री रिक्वायर्ड इसमें भी आता है, अगर यस है तो आपको डेटा डालना पड़ेगा, अदरवाइज एरर आएगा। लेंथ इसमें भी होती है, मैक्सिमम लेंथ आपकी जो टेक्स्ट वैर कैर जो है आपका, इसके लिए आपकी होती है डेटा टाइप की जो लेंथ है वो कितनी होती है आपकी, 100 होती है, ठीक है। और डिफॉल्ट वैल्यू अगेन जैसे आपने उसमें दी थी आप इसमें भी दे सकते हो, ठीक है। अब देखो इसको एक बार प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे कि ये जो मेरा टेबल है पी नेम, अब पी नेम के अंदर जो ये डेटा है दैट इज माय टेक्सचुअल डेटा, तो टेक्स्ट वैर इसका डेटा टाइप है। तो लेंथ कितनी आ रही है, 100। एंट्री रिक्वायर्ड नो किया हुआ है, अगर यस करोगे तो कुछ ना कुछ नेम प्रोडक्ट का आपको देना पड़ेगा, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। डिफॉल्ट वैल्यू सपोज मैंने कह दिया ए बी सी, देना चाहो तो आप दे सकते हो। फॉर्मेट एग्जाम्पल में अगर आप इसके फॉर्मेट फील्ड पे जाओगे तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल ऐसे दिया हुआ है, ये ज्यादा यूज का भी नहीं। मैंने इसको सेव कर दिया, यहाँ से हमने इसको क्लोज कर दिया। अब अगर हम अपने प्रोडक्ट टेबल को ओपन करके देखें, यहाँ से हमने प्रोडक्ट टेबल को ओपन करके देखा, तो यहाँ पे इफ आई कम, बाय डिफॉल्ट मेरे पास ऑटोमेटिकली एबीसी आ रही है बिकॉज आई हैव गिवन द डिफॉल्ट वैल्यू। और यहाँ से मैं जाऊँ तो आई कैन गिव द वैल्यू सपोज 50, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू आती है, जो आप डिफॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं पर्टिकुलर फील्ड के लिए, वो आप किसके अंदर करते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू फील्ड प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक स्टूडेंट्स आज हमने कवर अप किए। आई होप दीज ऑल आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। जितने भी टॉपिक्स हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, कंसेप्ट्स हम समझेंगे, वो सारे हमने कवर अप कर लिए। I hope these are helpful to you. If you find this video helpful, you can like it, share it, and subscribe the channel for more such updates. And please provide your feedback also regarding the video so that we can make more improvements in the video. मिलते हैं आपसे next video में. Till then, have a good day and thank you so much.